क्या यूनिवर्सिटी का कोई राउंड या विजिट हुआ है? उम्मीद है आपने नर्सिंग कॉलेज भी देखा होगा, सोलर पावर पार्क भी देखा होगा, एम्फी थिएटर, मैनेजमेंट साइंसेज बिल्डिंग, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की नई बिल्डिंग जो दिरावर फोर्ट की जैसे एक रेप्लिका स्मॉल स्केल के ऊपर हमने बनाया, वो देखा होगा। कैंपस में सर्दी के मौसम में थोड़ी सी घास इस वक्त जली हुई है, तो वो ग्रीनरी नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश है कि एक भरपूर ग्रीन कैंपस हो। कुछ और जगहों पे भी आपने कंस्ट्रक्शन होते हुए देखी होगी। तो जब मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का 26 जुलाई 2019 को चार्ज लिया, उसके बाद चेयरपर्सन से हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट्स के हेड्स, डीन्स, मेरी मुलाकात हुई और मैंने यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात हासिल की कि कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी फैकल्टीज़ हैं, क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या करना चाहते हैं लोग। तो वो पहले 10, 12, 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी के बारे में मालूमात जमा करके एक प्लान और एक विज़न आर्टिकुलेट किया, जो उसके थोड़े दिन बाद ही सिंडिकेट मीटिंग बुलाई, जो मेरे दौर की पहली सिंडिकेट मीटिंग थी, और उसमें वो प्रेजेंट किया। और हमने देखा कि यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट जो थी, जो किसी ज़माने में 22-23 हज़ार होती थी, वो गिर के 13 हज़ार पर आई हुई थी। प्रोग्राम्स जो आफ्टरनून के थे, जिनको यहाँ पे गलती से इवनिंग प्रोग्राम कहा जाता है, लेकिन वो 12:30 बजे के बाद क्लासेस होती थी, वो रेप्लिका यानी एक सेक्शन, और उनका जो इवनिंग भी था, उनका जो फ़ीस स्ट्रक्चर था कि अगर सुबह के बच्चे से 15,000 लेते थे तो उसमें 16,500 रुपये लेते थे। तो वो कोई ऐसा नहीं था कि कोई उस तरह का सेल्फ फाइनेंस इवनिंग प्रोग्राम हो जो कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में चलता है। तो उस हवाले से उसको स्टिग्मेटाइज़ करके बंद कर दिया गया था। और बहावलपुर डिवीज़न और जनूबी पंजाब की जो बढ़ती हुई आबादी थी, उस पे इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कुछ सालों से दरवाजे बंद हो रहे थे, यानी कि बच्चों को वही चीज़ पढ़ने के लिए जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी में अवेलेबल थी, लाहौर, फैसलाबाद और प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा फ़ीस देकर गैर मयारी तालीम हासिल करनी पड़ रही थी। मैंने देखा कि एक यूनिवर्सिटी है जिसकी कैपेसिटी बहुत आसानी से 35 से 40 हज़ार स्टूडेंट्स की है, मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसको मेन कैंपस पे उसमें 10,000 स्टूडेंट्स थे, बहावल नगर में 3,000 थे, रहीमिया खान में 1,000 थे। 13,500-14,000 स्टूडेंट्स के साथ उसको अंडर कैपेसिटी यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो हमने फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को जो पहला अपना टारगेट रखा कि दुनिया की 100 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में लेकर जाना है। लेकिन ये बुलंद बांग दावा करने से कोई चीज़ हासिल नहीं होती, लेकिन जब आप अपनी जो मंजिल है वो एक हाई लॉफ्टी रखते हैं, तो उसके फिर मुताबिक आप अपना एक प्लान बनाते हैं। तो उसमें एक अहम हिस्सा ये था कि हमने अपना जो क्रिटिकल मैस है वो हासिल करना है, वो क्रिटिकल मैस और टैलेंट पूल यहाँ पे जमा करना है। और जनूबी पंजाब की एक जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है, उसके लिए इधर अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी है। तो हमने आफ्टरनून प्रोग्राम शुरू किए। हमने फिर देखा कि बहुत अरसे से जब एनालाइज किया, डिपार्टमेंट्स की तरफ से नए प्रोग्राम्स के प्रपोजल्स आते थे, लेकिन किसी ना किसी फोरम पे, बोर्ड ऑफ फैकल्टी में या एकेडमिक काउंसिल में कोई स्पेलिंग मिस्टेक या नुक्ता ना होने या कॉमा गलत जगह लगने की वजह से वो कहते थे कि नहीं ये अभी सही नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। तो यूँ करके चीज़ें डिलेड और डिफर्ड थी, और नेट रिज़ल्ट ये था कि पब्लिक को, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी जो टैक्स पेयर के पैसों से बनी और चलती थी, वो पब्लिक को महरूम कर रही थी उन चीज़ों से जो उसको पब्लिक को देनी चाहिए थी। जहाँ जो फैकल्टी थी उससे इस्तेफादा नहीं कराया जा रहा था उस तरीके से, और फैकल्टी जबकि पहुँचाना चाहती थी। तो मैंने फिर अपना रोल एक इनेबलर का, फैसिलिटेटर का, एक सिनर्जाइज़र का, कि लोगों की जो एनर्जीज़ हैं उनको सिनर्जाइज़ किया जाए कि एक और एक मिलके 11 बन जाएं। तो जब ये अमल शुरू किया, तो पहला जो एडमिशन कैंपेन मेरे ज्वाइन करने के 1 महीने बाद शुरू हुआ, उसमें एडमिशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी इनेबल किया, मेन कैंपस में 1 विंडो ऑपरेशन एडमिशन सेंटर बनाया, और कामयाबी से 70,000 दरखास्तें आईं और हमने 8,500 दाखिले किए, जबकि यूनिवर्सिटी पहले कभी 4,000, 4,500 से ज़्यादा दाखिले कभी ना कर सकी थी। तो 8,500 दाखिले पहले 2 महीने में ही हमने
अचीव किए कि यूनिवर्सिटी की एक अट्रैक्शन है शहर के लोगों में। अगर हम प्रोग्राम्स ऑफर करें, दाखिले दें, तो वो आएंगे, उनको फैसिलिटेट किया जाए। फिर ये सिलसिला जो प्लान था उसमें डेफिनेटली हमारा टारगेट था कि 40-45 हज़ार स्टूडेंट्स पे जाएंगे, लेकिन शायद तीसरे साल तक पहुंच सकें। लेकिन फिर हमने देखा कि इतने सारे नए प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ साइंसेस के प्रोग्राम्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेस के नए प्रोग्राम्स हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग में प्रोग्राम्स हैं, सोशल साइंसेस में प्रोग्राम्स हैं। तो वो करते कराते नेट रिज़ल्ट ये हुआ कि हमने जो 40 के करीब टीचिंग डिपार्टमेंट्स थे उनको 130 के करीब टीचिंग डिपार्टमेंट्स में कन्वर्ट किया। 6 फैकल्टीज़ से बढ़कर 14 फैकल्टीज़ हो गई और स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ने लगी। और इस वक्त 53,000 स्टूडेंट्स हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में। मेन कैंपस पे रफली कोई 40,000 हैं, 8-8,500 बहावलनगर में हैं और कोई 5,000 से ज़रा सा ऊपर रहीम खान में। जो कैंपस बहावलनगर था वो 3,000 पे था, 3,500 पे वो 8,000 पे चला गया। रहीम खान जो 1,000 पे था वो 5,000 पे चला गया। जो ये कैंपस है ये तकरीबन 40,000 पे चला गया। और पहले भी इस यूनिवर्सिटी में आबादी का 3/4 हिस्सा जो था वो बहावलपुर डिवीज़न के स्टूडेंट्स होते थे, और अभी 3/4 यानी पहले 13,000 में से 3/4 बहावलपुर डिवीज़न के होते थे, अब 53,000 में से 3/4 यानी अब वो 3/4 जो है तकरीबन कोई 37-36,000 बनते हैं। तो न सिर्फ ये कि बहावलपुर के स्टूडेंट 6,000 से 36,000 हो गए, बल्कि अब जो ट्रेंड हमने देखा कि पहले तादाद डीजी खान और मुल्तान डिवीज़न के बच्चों की 16% थी। इस दफ़ा दाखिले के बाद टोटल स्टूडेंट बॉडी में यानी कि 50,000 स्टूडेंट में से 20% यानी 10,000 स्टूडेंट जो हैं डीजी खान और रहीम खान डीजी खान और मुल्तान डिवीज़न के अब यहाँ आ रहे हैं। यानी बच्चे जो जिधर उधर यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, लेकिन वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर रहे हैं। फासला शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो या बराबर हो, लेकिन वो महसूस करते हैं कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो एनवायरनमेंट है, हमने फैकल्टी के साथ मिल के ये सारी ट्रांसफॉर्मेशन की। अब तकरीबन डेली बेसिस पे इधर कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वेबिनार्स, इवेंट्स, मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स के लिए, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, उनकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए इस वक्त तकरीबन 40 के करीब स्टूडेंट सोसाइटीज़ ऑपरेशनल हो चुकी, जो कि 0 पे थी। स्टूडेंट सोसाइटीज़ एक्टिव नहीं थी, हमने उनको एक्टिवेट किया। और इवेंट्स की इतनी बहुतात है कि दिन के 3 से 4 इवेंट्स हो रहे होते हैं। और जो कि मुझे बड़ी खुशी है कि शाम को जिन लोगों को हम प्राइम टाइम पे 7 बजे से 10 बजे तक टीवी पे देखते हैं, नेशनल थॉट लीडर्स, दिन के औकात में हम उनको इस्लामिया यूनिवर्सिटी में या तो कैंपस पे गेस्ट स्पीकर टॉक देते हुए देखते हैं, या वेबिनार के ज़रिए वो हमसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स को और फैकल्टी को इस्लामिया यूनिवर्सिटी के हमने कनेक्ट कर दिया। जो नेशनल इंटेलेक्चुअल जो थ्रस्ट और इम्पेटस है उसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी शामिल हो गई। पॉलिसी मेकिंग के अंदर यहाँ से चाहे मीडिया स्टडीज़ का डिपार्टमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस का हो, चाहे आर्ट्स एंड लिटरेचर का हो, हर डिपार्टमेंट अपनी कॉन्फ्रेंसेस, अपने गालाज, अपने फेस्टिवल्स कर रहा है और नेशनल जो एफर्ट है उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो दूसरी तरफ 450 फुल टाइम फैकल्टी मेंबर थे जब मैंने ज्वाइन किया, और अभी 2.5 साल के बाद तकरीबन 1050 यानी 600 हमने फैकल्टी मेंबर्स न सिर्फ ऐड किए, बल्कि जो 450 थे उनमें तकरीबन 300 के करीब जिनके प्रमोशन केसेस 10-10 साल से रुके हुए थे, उनको फैसिलिटेट किया। उनको नेक्स्ट स्टेप प्रमोशन या 2 स्टेप प्रमोशन जो भी उनकी पेंडिंग हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो डीमोरलाइज थे, उनको वो फैसिलिटीज़ दी गई, वो प्रमोट हुए, सिलेक्शन बोर्ड्स हुए, कंपेटिटिव प्रोसेस हुआ। और अब 1050 से जो नेक्स्ट स्टेप है, अगले जून तक हमारी जो फैकल्टी फुल टाइम फैकल्टी की तादाद है वो 1600 होने जा रही है, क्योंकि इस वक्त तकरीबन 300 के करीब लेक्चरर्स और उसके बाद कोई 300 के करीब एसोसिएट लेक्चरर्स की रिक्रूटमेंट होगी। और एसोसिएट और फुल प्रोफेसर के जो प्रमोशन केसेस हैं उसके ज़्यादातर सिलेक्शन बोर्ड्स हो चुके हैं, वो भी जो है अगली सिंडिकेट मीटिंग में अप्रूव होगा। तो जब मैं आया था तो फुल प्रोफेसर्स की तादाद 12 थी, जो अब 50 है। और जो केसेस जैसे मैंने बताया कि अभी सिलेक्शन बोर्ड से प्रोसेस हो रहे हैं, तो तकरीबन फुल प्रोफेसर जो है वो 100 के करीब हो जाएंगे। एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो तकरीबन कोई 150 से 200 के दरमियान होंगे, और उसके बाद दीगर फैकल्टी होगी। जब मैंने ज्वाइन किया था तो विजिटिंग फैकल्टी की तादाद कोई 600 के करीब थी, और अब विजिटिंग फैकल्टी कोई 1000 के करीब है। जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ थे
यानी अगर टीचर्स को निकाल दें तो जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई 1800 से 1900 के दरमियान थे, और इस वक्त वो तादाद 3000 से ज़्यादा है। यानी पिछले 2.5 साल में हमने यहाँ कोई 1600 से 1800 लोगों को रोज़गार प्रोवाइड किया। 53,000 स्टूडेंट्स पे जाने की वजह से शहर में हमारे अपने हॉस्टल्स में तो 8,000 स्टूडेंट जैम पैक हो गए, लेकिन शहर के अंदर प्राइवेट हॉस्टल्स जिनको हम इवेल्युएट करके, उनसे कोई बिजनेस एग्रीमेंट नहीं करते, उनसे कोई पैसे नहीं लेते, लेकिन इवेल्युएट करके अगर वो हमारे स्टैंडर्ड मीट करते हैं, उधर हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी और बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, तो स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है कि इन हॉस्टल में जा सकें। वहाँ तक हम पिक एंड ड्रॉप सर्विस चलाते हैं। तो शहर की इकॉनमी जो कि मोटरवे कट जाने की वजह से बहावलपुर की जो उमूमी पॉपुलेशन थी इंतहाई डीमोरलाइज थी, कि इकोनॉमिकली बहावलपुर का फ्यूचर लोगों को मखदूश नज़र आ रहा था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जहां स्टूडेंट्स की तादाद 13,000 से 53,000 की, जहां एम्प्लॉयज़ की तादाद 2,000 से तकरीबन 4,000 की, या 2500 से 4300-4400 की, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहावलपुर सिटी और डिवीज़न में और हमारे सब कैंपसेस में शुरू हुई है, और जो रिवाइवल है और जो होप है फ्यूचर की कि अब हाई क्वालिटी ग्रेजुएट जब निकलेंगे तो जो इंडस्ट्री है लाहौर से और बड़े शहरों से दूसरे, वो साउथ पंजाब की तरफ शिफ्ट होगी, क्योंकि उसको हाईली ट्रेंड, स्किल्ड, डिसिप्लिन वर्कफोर्स लोअर इकोनॉमिकल कॉस्ट पे अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे फिर इंडस्ट्रियल बूम आने के चांसेस हैं। हमने गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी मुआहदे किए, उनके इंडस्ट्री को यहाँ लेकर आए, बहावलपुर चेंबर के साथ मिलकर बहुत इफेक्टिवली हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के दीगर इदारों के साथ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या लाइफ स्टॉक हो या एजुकेशन हो या स्पेशल एजुकेशन हो या दीगर डिपार्टमेंट्स हो, सोशल सर्विसेज के हों, सब के साथ मिलकर हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट कनेक्ट हो गया, और न सिर्फ प्रोविंशियल लेवल पे बल्कि फेडरल लेवल पे। अब ये जो आप देख रहे हैं कि हमने फैकल्टी को अभी 1050 किया और अब हम उसको 1600 पे ले जाएंगे, तो इसके अंदर मैं मिसाल देता हूँ कि जो हमने 250 लेक्चरर्स रिक्रूट करने हैं, तो उसके लिए 10,600 दरखास्तें हैं। जो पहले फेज़ में टेस्ट्स के ज़रिए 1500 पे शॉर्टलिस्ट होंगी, और फिर इंटरव्यू के ज़रिए उनमें से 250 लोग जो सेलेक्ट होंगे, तो वो लेस दैन 2% सेलेक्टिविटी, यानी इंतहाई बेहतरीन और उम्दा फैकल्टी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होगी कि 10,600 में से जो 250 हैं, लेस दैन 2%, क्रीम ऑफ द क्रीम सेलेक्ट होगी। तो इस्लामिया और 10,600 लोगों ने क्यों अप्लाई किया? क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें वर्ड ऑफ माउथ से फैलती हैं। लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में एक एकेडमिक्स और रिसर्च के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, जहाँ बजाय लेग पुलिंग के हर एक को एम्पावर किया गया है कि वो अपना पोटेंशियल डेमोस्ट्रेट करे, डेवलप करे, स्टूडेंट को डेवलप करे। तो उस लिहाज से जो डेवलपमेंट है, जब बात की जाती है इतने स्टूडेंट बढ़ गए, तो फिजिकली क्या हुआ, ये बढ़ाने में कुछ पॉलिसीज़ का रोल है कि पहले इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर की अगर 40 बसें भी थी तो वो शहर की हुदूद से बाहर कभी नहीं जाती। हमने पॉलिसी बनाई कि नहीं, हम 60 किलोमीटर रेडियस तक बसें चलाएंगे, ताकि जो कस्बात हैं, चाहे यजमान हो, चाहे लाल सुहानरा हो, चाहे खैरपुर टामे वाली हो, चाहे अहमदपुर शर्किया हो, खानका शरीफ हो, दीगर, ये बच्चियाँ फैसिलिटेट हों, और बजाय बच्चियों को हॉस्टल की वजह से पेरेंट्स नहीं भेजते, वो डे स्कॉलर्स बन जाएँ। तो उसके लिए पहले फेज़ में कोई 13 बसेस हमने अपने फंड से ख़रीदी, तो 53 के करीब हमारी फ्लीट हो गई। अब मज़ीद हमने 25 बसों का अपनी रिसोर्सेज से तो तकरीबन 400 मिलियन का ऑर्डर प्लेस किया। तो 53,000 बच्चों को फैसिलिटेट करने के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हैं, हॉस्टल्स मज़ीद नए बन रहे हैं। हमारी हॉस्टल कैपेसिटी अगले 12 महीने में डबल हो जाएगी, यानी कि हमारे जो बिल्ट अप रूम्स ऑफ हॉस्टल्स हैं, तो तकरीबन इसमें जो डेवलपमेंट है वो 12 अरब रुपए की डेवलपमेंट है, और उसके 3 हिस्से हैं। जो ये मेरे टेन्योर के 4 साल हैं, इसमें एक पहला हिस्सा बिस्मिल्लाह करते हैं तो पहले अपने उससे करते हैं, तो अपने हिस्से के 4 अरब रुपए हैं, जिनमें से तकरीबन कोई 2-2.25 अरब रुपया हम लगा चुके हैं पिछले 2.5 सालों में चीज़ों को रेनोवेट करने के लिए और बनाने के लिए, और तकरीबन 2-2.25 अरब रुपए अगले 1.5 साल में लगेगा। जो 8-9 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो अपने रिसोर्सेज से हमें डेवलप करनी पड़ रही हैं, उसमें फैकल्टी हॉस्टल्स हैं, लेक्चर थिएटर्स हैं, दीगर चीज़ें, या आपने कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन देखा, या आपने एम्फी थिएटर देखा, या आपने नर्सिंग कॉलेज देखा। फिर ये 4 अरब हो गया, 1/3 अपनी रिसोर्सेज से डेवलपमेंट कर रहे हैं। 4 अरब रुपए का हमने फेडरल PSDP में
कॉम्पिटिटिव प्रोसेस से फाइट करके डेवलपमेंट प्रोग्राम अपना अप्रूव कराया। और डेफिनेटली इसमें फाइट करना होता है, रीजनिंग देनी होती है, जस्टिफाई करना होता है, उनके जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनका प्रॉपर्ली जवाब देना होता है और डिफेंड करना होता है। तो हमने जो 4 बिलियन का अप्रूव कराया फेडरल PC1, उसमें इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स की बिल्डिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बिल्डिंग, और इन दोनों के लिए लैब इक्विपमेंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो इंडस्ट्री सदर्न पंजाब है, तकरीबन उस 4 अरब में 1.25 अरब रुपया अहमदपुर ईस्ट के सब कैंपस के लिए, और तकरीबन कोई 1000 मिलियन है बहावलनगर का जो हमारा सब कैंपस है उसके लिए एक फुल साइज एकेडमिक बिल्डिंग और एक फुल साइज गर्ल्स हॉस्टल उसके लिए बिल्डिंग है। और मेन कैंपस पे जैसे मैं बताया मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और एग्रो इंडस्ट्री। और फिर 4 बिलियन का हमने जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, हायर एजुकेशन कमीशन अरसे दराज से यूनिवर्सिटी से कहता था कि आप सिर्फ सरकारी डोनेशंस पे या ग्रांट्स पे ना डिपेंड करें, बल्कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएं। तो हमने जो ऑफिशियल फ्रेमवर्क्स हैं गवर्नमेंट के अप्रूव, इंजीनियरिंग काउंसिल का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, पेपरा का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पेपरा रेगुलेशंस हैं, और जो इंजीनियर डिज़ाइन और एस्टिमेट है वो पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो MRS रेट्स हैं उसके ऊपर बेस्ड रेट्स के ऊपर अपनी 3 बड़ी एकेडमिक बिल्डिंग्स और 4 स्टूडेंट हॉस्टल्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की इस कैंपस पे रोड नेटवर्क जो हमें मजीद चाहिए, क्योंकि हमारे पास 1300 एकड़ थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो 45 सालों में उस वक्त सिर्फ इसका तकरीबन 40% इस्तेमाल हुआ था। अब जो प्लान्स हमारे एग्जीक्यूशन में आ चुके हैं उससे तवक्को ये है कि अगर ये प्लान्स जो मैंने बताया 12 अरब रुपए के प्लान्स जो हम एग्जीक्यूशन में ला चुके हैं और जिसके फंड्स हम मतलब मोबिलाइज कर चुके हैं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, तो इसका जो 1300 एकड़ का 100% इस्तेमाल हो जाएगा। तो जो 45 साल में हुआ उतना ही तकरीबन 4 साल में होने को जा रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन है कि अगर सिनर्जी हो, अगर मिलजुल कर काम करें, अगर अपनी एनर्जी आपस में लड़ने में ना वेस्ट करें, बल्कि हर शख्स अपने अपने डोमेन में रह के एक दूसरे को मदद करता हुए, एक दूसरे से मदद लेते हुए करे और कम्युनिटी को इंगेज करें। ठीक है, तो ये इस तरह ये सब मुमकिन हो रहा है और ये हम करके दिखा सकते हैं। जो राजेश भाई ने फजर फरीद की मिसाल दी, तो वो भी एक दूर उफ्तादा इलाका था जहाँ ना तो कॉन्ट्रैक्टर आने को तैयार था, ना कोई PhD क्वालिफाइड लोग आने को तैयार थे, लेकिन वहाँ पे एक न्यूक्लियस बना, एक टीम बनी, फिर लोग अट्रैक्ट होते गए। और जब उन्होंने सुना कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है और उसमें लेग पुलिंग और इस तरह की कोई चीज़ नहीं, आप आके काम करें, आपको इनकरेज किया जाता है, आपको कोई ग्रुपिंग नहीं है, कोई किसी तरह की उस टाइप की जिसको हम पॉलिटिक्स कहते हैं, उस टाइप की कि जिसमें एनर्जी लोगों की है कि या तो तुम इस ग्रुप में हो या उस ग्रुप में हो, वो नहीं। तो रहीम यार खान में भी थोड़े से लोगों ने मिल के कामयाबी से उसको जो बनाया, तकरीबन हमने कोई 1 मिलियन स्क्वायर फुट की कंस्ट्रक्शन 2 सालों में की। और फिर आखिरी 2 साल इन्होंने तो 4 साल का जो जिक्र किया उसमें 2 साल इंक्वायरियों के थे, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 कंस्ट्रक्शन में गुजर गए, 2 इंक्वायरीज में। तो यहाँ भी यही है कि एक उम्र दराज टेन्योर लेकर आए थे 4 साल, तो 2 मोबिलाइजेशन में गुजर गए और 2 वहाँ पे भी यही था कि हम बनाते भी जा रहे थे और इंक्वायरीज भी फेस कर रहे थे। हाँ, मैं इस तरह समझाता हूँ कि वहाँ पे हमारे खिलाफ एक CMIT की गई और बजाय इसके कि हमें सज़ा होती, ये कहा गया कि जिन्होंने हमारे खिलाफ किया था वही गलती पे हैं और 600 मिलियन इस यूनिवर्सिटी को अदा किए जाए। तो उस वक्त तो 600 मिलियन देने पड़े थे, अब इन इंक्वायरीज के बाद कितने पैसे देने पड़ेंगे हुकूमत को ये पता नहीं। ये वैसे तारीख में पहली दफ़ा है कि इंक्वायरी जिसके खिलाफ होती है उसको या तो सज़ा मिलती है या छोड़ दिया जाता है, लेकिन वो इंक्वायरी थी कि उसके मौक़िफ़ को दुरुस्त मान के ये ऑर्डर दिया गया कि 600 मिलियन इधर दिए जाए लेने के लिए। तो बहरहाल वो होता यही है कि बहुत से लोग ये समझ नहीं पाते क्योंकि कभी उन्होंने ना उनके तस्वुरात होते। तो मैं जो कहता हूँ कि 1 और 1 11 होते हैं, तो वो एक चीज़ है, लेकिन 1 और 1 और 1 111 होते हैं। यानी अगर बड़े पैमाने पे एक दूसरे के साथ ताउन शुरू हो जाए तो 10 के करीब लोग भी जो है वो हज़ारों का काम कर सकते हैं। तो चूँकि ज़रूरत है आला तालीम याफ्ता यंग लोगों की। देखिए, हमने अगर दाखिले लेट से इस दफ़ा 14,000 दिए तो 1.5 लाख दरखास्तें आई, जिसमें तकरीबन कोई 54,000 इंसान आए। 54 में से हमने 14 को दाखिला दिया है, 30,000 को हमने नहीं दिया।
यानी हर 3 में से एक बच्चा यहाँ दाखिल हो पाया। 2 बच्चों को उन्होंने प्रोसेसिंग फीस भी पे की कि जी हमें कंसिडर करें, या 1000 रुपये एक प्रोग्राम, तो 3 प्रोग्राम के लिए, लेकिन वो मेरिट पे उसकी नहीं आ सकता। तो बात ये है कि अगर ये देखा जाए कि कोई भी कौम है, उसके जो मेमार होते हैं वो उसके अफराद ही होते हैं। वो अफराद ही होते हैं जो उसके कुदरती वसाइल को मोबिलाइज करते हैं। वो वसाइल मौजूद होते हैं, कुदरत ने तो दिए होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपनी अफरादी क़ुव्वत को डेवलप कर लिया होता है, वो फिर अपने कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये जो यूथ है, ये फ्यूचर में पार्ट ऑफ द सोल्यूशन बनेगी अगर हम इसको एजुकेट और ट्रेन करेंगे, रादर देन बिकम पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वो एक HR मैनेजर जो था, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आया CEO के पास कि ये हमें अपने लोगों में ये स्किल्स लेके आनी ताकि वो हमारा काम करें और बेहतर। तो उसके CEO ने कहा कि व्हाट इफ वी ट्रेन ऑल आवर पीपल एंड दे लीव, यानी वो छोड़ के चले जाएं। तो फिर उसने कहा ओके इफ वी डोंट ट्रेन देम एंड दे स्टे, यानी अगर उनको काम नहीं करना आता, वो रुके ना हमारे साथ, तो भी कोई भला तो नहीं होगा। तो कौम का जो मुस्तकबिल है वो इसी में है कि हम अपने लोगों को डेवलप करें। और ये फिर न सिर्फ और फिर डेवलपमेंट करते हुए, जैसे मैंने बताया कि रहीमा खान में भी और बहावलपुर में भी हमारा कोई फोकस, कोई हमारे अमेरिका से या यूरोप से मुज़ाकरात ऐसे नहीं चल रहे कि जी ये आपके लिए बना रहे हैं। हमारे सारे मुज़ाकरात चल रहे हैं अपने चेंबर के साथ, अपने फार्मर्स के साथ, अपनी इंडस्ट्री के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपनी मिनिस्ट्री के साथ, कि जी क्या हुकूमती क्या प्लान्स हैं, किस तरह प्लान बनाने में भी हम आपकी मदद कर सकते हैं, किस तरह उसके लिए जो अफरादी क़ुव्वत चाहिए वो कैसे हम बना सकते हैं। तो हमारा तो पूरा फोकस जो है वो अपने रीजन पे सबसे पहले है कि किस तरह ये रीजन जो है इसमें इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर का इम्पैक्ट नज़र आए। ठीक है, तो अब ये जो बच्चे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बड़ी बहुतात है, तो ये बच्चे जो हैं ये बड़े सेंसिबल हैं, इनके पेरेंट्स खर्चा यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं इनकी एजुकेशन में, तो वो इस तरह तो नहीं कर रहे, वो भी ठोक बजा के कर रहे हैं, वो भी मालूम कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्सिटी सेफ़ है, यूनिवर्सिटी में चीज़ों का ख्याल रखा जा रहा है। यानी अब जैसे ये अप्रूवल की बात आई तो किसी ने कहा अरे आपने इतने बढ़ा लिए हैं, पहले करना चाहिए था, बिल्डिंग बनानी चाहिए थी। तो मैंने कहा जब पहले बात की थी तो आपने कहा था कि कहाँ हैं लोग, आप बना लेंगे फिर लोग ही नहीं आएंगे। तो बात ये है कि जब पहले बनाने का मंसूबा दिखाया तो आपने कहा लोग नहीं होंगे, और अब जब लोग आ गए तो फिर मंसूबा दिखाया तो कह रहे कि पहले बनाना चाहिए था फिर लोगों को लाना चाहिए। तो ये तो चलता ही रहता है कि प्रेशर आता है आप ग्रोथ का, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, मतलब ये आगे पीछे होता है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले चीज़ें बना लें फिर उम्मीद करें लोग आएँ। ये है कि लोग आ जाते हैं फिर आप एक्सपैंड करते हैं। तो चूँकि हमारी स्टूडेंट पॉपुलेशन ये सारी चीज़ें जानती है कि यहाँ उनको ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन और असातिज़ा हैं कि जो एक्चुअली उनके इंटरेस्ट में और उनके मफाद में काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी बहुत अगर कोई कमी पेशी भी होती है तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंट्रिक है। ये डे 1 से हमने आपस में इत्तेफाक किया कि हमारा जो महवर है वो हमारा स्टूडेंट है। ये जो सब कुछ है यहाँ पे, चाहे हम भी हैं, असातिज़ा भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, बिल्डिंग्स भी हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए हैं। यूनिवर्सिटी है वो स्टूडेंट्स के लिए है, हम उनके तो फैल सब इधर है, तो हम उनके भले के लिए प्लान करते रहेंगे। और वो स्टूडेंट्स तो आते जाते रहेंगे, एक बैच आएगा फिर वो चला जाएगा, फिर दूसरा आएगा वो चला जाएगा। यानी एक स्टूडेंट एक इस्तेआरा है हमारे लिए कि हम उसको इस्तेमाल करेंगे कि इसकी खिदमत हम कर रहे हैं, ये हम डेवलप करें, ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, अब जहाँ तक हमारे प्रोग्राम्स, ऐसे तकरीबन 1 दर्जन प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जो डिफरेंट काउंसिल से रेगुलेटेड हैं, चाहे वेटनरी काउंसिल से वेटनरी का प्रोग्राम हो, एग्रीकल्चर काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं, बार काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं, फार्मेसी काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं, नर्सिंग काउंसिल के प्रोग्राम्स हैं और दीगर बिजनेस काउंसिल। तकरीबन हर काउंसिल के प्रोग्राम्स की जो रेटिंग और रैंकिंग है पिछले 3 सालों में ऊपर ही जा रही है। हर अगले साल जब वो आते हैं हायर रेटिंग देते हैं। और मिसाल के तौर पे अभी तो बिगिनिंग ही है, नर्सिंग का जब प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, बिल्डिंग बनाई, अगर आपने शायद विजिट की, तो उन्होंने देखकर कहा कि हम कभी किसी को 50 से ज़्यादा की इंटेक की इजाज़त नहीं देते, आपने मांगे तो 100 है लेकिन हम आपको 75 दे रहे हैं, साल के बाद इसको 100 कर देंगे। लेकिन 75 भी ये मानते हुए दे रहे हैं कि इससे बेहतरीन सेटअप स्टार्ट में हमने किसी का नहीं देखा। जो फैकल्टी आप लेके आए, जो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लैब्स आपने बनाए, और हमने भी
इस तरह नहीं कि हमने खुद से बना ली, बल्कि हमने 1 दर्जन के करीब नर्सिंग स्कूल आगा खान से लेके शिफा इंटरनेशनल सारे देखे, गवर्नमेंट के देखे, आर्मी के देखे। फिर हमने कहा कि ठीक है, हमने सबके देख लिए कि उन्होंने किस तरह बनाया, हम एक उससे बेहतर दर्जे का बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसका स्टार्ट कर लिया, दाखिले हो गए, बच्चे बच्चियाँ आ गए हैं। और इंशाअल्लाह ताला नर्सिंग में तो जैसे है कि 2 लाख डॉक्टर्स रजिस्टर्ड पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से 5:1 रेशियो के मुताबिक जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, 10 लाख नर्सेज की पाकिस्तान को ज़रूरत है। 10 लाख, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 90,000 नर्सेज हैं, तो 10 लाख तो पाकिस्तान को चाहिए। फिर मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ बहुतात में नर्सेज की ज़रूरत है। इंडिया, चाइना, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वहाँ की नर्सेज जॉब ले लेती हैं इन सारी जगहों पे। पाकिस्तान की नर्सेज के पास वो क्वालिफिकेशन नहीं, तो हम वो लेकर आए हैं, उस स्टैंडर्ड का प्रोग्राम लेकर आए। तो बताना मैं चाह रहा हूँ कि बहावलपुर के रीजन की इकॉनमी, जब मैं आया तो बजट 3 अरब रुपए था यूनिवर्सिटी का ऑपरेशनल बजट। ये डेवलपमेंट के तो 12 अरब एक अलग हिस्सा है। 3 अरब रुपए सालाना तनख्वाहों पे और दीगर ऑपरेशंस पर खर्च होते थे। मेरा जो दूसरा बजट था, अभी 7 अरब रुपए तकरीबन ऑपरेशनल बजट चला गया। अब ये 7 अरब रुपए बहावलपुर की डिवीजन की इकॉनमी में, जहाँ 3 अरब पहले यूनिवर्सिटी का कंट्रीब्यूशन था, अभी 7 अरब रुपए, और ये अगले 1-2 सालों में बढ़कर 10 अरब क्रॉस कर जाएगा। और ख़ास बात यह है कि पहले वो जो 3 अरब था, उसका बड़ा हिस्सा यानी 55% जो था वो फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट से आता था सर। आज ग्रांट उतनी ही है, लेकिन 7 बिलियन पे चले गए, तो तकरीबन 4.5 to 5 बिलियन यानी 75 से 80% अपना खर्चा यूनिवर्सिटी खुद उठा रही है। टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम हो गया, बल्कि एक नमूना या मॉडल बन रही है कि एक जिम्मेदार और एक इदारा जो अपने पाँव पे खड़ा, एक इस लिहाज से कि बजाय ये कि इस टैक्स पेयर से ही पैसा लेता रहे और हमेशा कहे कि बस उतना ही कर सकते हैं जो टैक्स पेयर के खर्चे से हमें मिलता है, हमने एक जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इसको रिसोर्स जनरेटर बनाया कि भाई अगर यूनिवर्सिटी में PhD क्वालिफाइड फैकल्टी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है, तो वो एक मिसाल बने माशरे के सामने। बेबसी की मिसाल नहीं, बल्कि रिसोर्सफुलनेस की, क्रिएटिविटी की, कि जो उस्ताद है वो तो एक रोल मॉडल होता है अपने शागिर्दों के लिए। देखिए, लीडरशिप या उसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ योर एक्शंस इंस्पायर अदर्स टू डू मोर और बिकम मोर, देन यू आर अ लीडर। ठीक है, टीचर की क्या डेफिनेशन कि an ordinary teacher, a good teacher explains, a better teacher demonstrates, an excellent teacher inspires. इंस्पायर का मतलब होता है कि वो शागिर्दों को मुतहर्रिक कर देता है। तो लीडरशिप भी जो होती है वो इंस्पिरेशन क्रिएट करती है, उस्ताद ने भी इंस्पिरेशन क्रिएट करनी होती है। तो हमारा पर्पज़ यही है। लेकिन ऐसे उस्ताद बना देते हैं कुछ, और बाकी बनते हैं ऐसे उस्ताद, लेकिन उनको भी वो बनने के लिए एक ऐसी एनवायरनमेंट देनी होती है कि जहाँ वो बन सकें। इस यूनिवर्सिटी में हमने सिंडिकेट की मंजूरी से ये चीज़ अप्रूव कराई कि किसी भी उस्ताद पर ये पाबंदी बिल्कुल नहीं है कि वो कम्युनिटी या इंडस्ट्री के साथ काम नहीं कर सकता, बल्कि उनको इजाज़त है जितना ज़्यादा वो काम करें उतना अच्छा है, और वो इनकम भी खुद रखें, क्योंकि हमें उनको रोकने से कोई फ़ायदा नहीं। जिसने करना वो कर लेता है, बाकी लोग कुछ करते ही नहीं। लेकिन जब एक उस्ताद इंडस्ट्री या कम्युनिटी के साथ इंगेज होकर काम करता है, तो जो वो पढ़ाता है क्लासरूम में, वो एक बेहतर मिसालें दे सकता है समझाने के लिए रियल वर्ड से कि भाई ऐसा हो। सेकेंडली, वो असातिज़ा स्टूडेंट्स को उन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में इंगेज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स की न सिर्फ ट्रेनिंग होती है, स्टूडेंट की कैरियर प्लानिंग होती है, बल्कि वो अपनी जॉब प्लेसमेंट भी हासिल कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली क्या होगा कि आपका अगर बड़ी तादाद में असातिज़ा ऐसे हो जाएं जो एक्टिव हैं कम्युनिटी के साथ या गवर्नमेंट के साथ रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे या कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स पे, तो वो असातिज़ा जो है वो कैरियर काउंसलर्स और प्लेसमेंट ऑफिसर्स भी बन जाएंगे। तो बजाय एक दफ्तर जो है वो 50,000 बच्चों को प्लेसमेंट करे इंटर्नशिप और जॉब के, अगर आपके 1000 फैकल्टी मेंबर्स हैं तो वो 1000 प्लेसमेंट ऑफिसर्स आपके हैं। तो बच्चों को जो कैरियर काउंसलिंग, गाइडेंस है, प्लेसमेंट है, वो ज़्यादा कामयाबी के साथ हो सके। तो ये यूनिवर्सिटीज़ का हम समझते हैं पर्पज़ यही है। इसी तरीके से वो इस दौर की जो नॉलेज बेस्ड इकॉनमी है, नॉलेज बेस्ड इकॉनमी में जो इंफॉर्मेशन का और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रोल है कि हर शोबे ज़िंदगी, ज़राअत, मैन्युफैक्चरिंग,
मीडिया सर्विसेज, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कोई भी एजुकेशन, उसमें इंफॉर्मेशन का और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल्स का रोल बहुत बढ़ चुका है। आपको अगर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट कंपेटिटिवली बनानी है, मार्केट शेयर लेना है कुछ भी अपना, तो आपके पास सलाहियत होनी चाहिए कि वाफिर मिकदार में इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं, वो टूल्स क्या हैं इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। हर शोबे की अलग अलग है, लेकिन इसी तरह हम अपनी जो जनरेशन नई है उसको इसी तरह ट्रेन कर रहे हैं कि अब इस दौर की टूल्स पे उनको प्रोफिशेंसी हो और वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपने जो एरिया है उसमें बेहतर प्रोडक्ट्स, बेहतर सर्विसेज दे सकें। जो यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं। अगर आप हमारे पिछले 2 साल के न्यूज़लेटर्स देखें, कोविड में तकरीबन हर जगह बंद रही, लेकिन हमने अपने लिए विंडोज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ निकाली कि इतने इवेंट्स होते हैं कि वैसे स्टैंडर्ड न्यूज़लेटर ये 24 सफ़े का होता है, हमें 48 और 44 सफ़ों के बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इतने इवेंट्स होते हैं कि वो कवर करते करते न्यूज़लेटर्स भी हमारे क्वार्टरली डबल साइज़ के बन जाए। तो यही है, यही करने की ज़रूरत है, यही वक्त है बच्चों के लिए। जो बच्चे आते हैं, यही इनके है फॉर्मेटिव टाइम, इसमें हमने इनको उस डायरेक्शन में मोल्ड करना है, फैकल्टी ने मोल्ड करना है एक्चुअली। लेकिन अगर हम फैकल्टी को एम्पावर नहीं करेंगे तो वो कैसे मोल्ड करेंगे? यानी अगर वाइस चांसलर इख्तियारात आगे नहीं देगा डीन्स को, टीचर्स को, उनको रिसोर्सेज नहीं ला के देगा, तो वो कैसे अपना काम इफेक्टिवली कर सकते हैं? तो मैं अपना रोल वहाँ पे भी यही था, यहाँ पे भी यही है, एक फैसिलिटेटर का, एक इनेबलर का, एक मेंटोर का, एक गाइड का, एक टीम मेंबर का। तो राजेश भाई ने बहुत सारी बातें ऐसी की, लेकिन ये है कि जब भी एंड रिजल्ट आएगा, अगर हम सब टीम मेंबर के तौर पे काम करेंगे। स्कॉलरशिप में मल्टीपल, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ीस थोड़ी बढ़ानी पड़ी थी, 2016 से बढ़ी नहीं थी, तो रिएक्शन डेफिनेटली था। लेकिन बच्चों ने ये भी देखा, फैमिलीज ने ये भी देखा कि यूनिवर्सिटी ने अपने